नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 80 बकरियों की मौत से मचा हड़कंप, पुलिस की भूमिका संदिग्ध। गढ़रा हत्याकांड के सभी आरोपी गिरफ्तार। पत्रकार वार्ता कर प्रभारी आईजी ने दी जानकारी। पीएम आवास परिसर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। और रंगकर्मी व पत्रकार आलोक शुक्ला के पैतृक निवास में हुई लाखों की चोरी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। चौराटा थाना अंतर्गत 80 बकरियों के मौत का मामला प्रकाश में आया है। मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। नीरज चिकवा और रोशन चिकवा ने बताया कि 23 मार्च को अटरिया से बकरी लोड करते समय चौराटा पुलिस अचानक पहुंची और हमारे साथ कुल 15 लोगों को पकड़ लिया। इसके बाद थाने ले आई और बकरियों को जबरन एक मकान में बंद करा दिया, जिससे 80 बकरियों की मौत हो गई। बकरियों की मौत की वजह जगह कम होना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस पर 40,000 घूस लेने के भी आरोप लगे हैं, जो किसी महिला के फोन पे पर डलवाए गए हैं। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने जांच की बात कही है। अभी ये थाना प्रभारी चौराटा से जानकारी ली गई है। इसमें उन्होंने बताया है कि 24 तारीख की रात में एक सूचना उन्हें मिली थी कि एक अवैध परिवहन किया जा रहा है जानवरों का और उनके साथ क्रूरता हो रही है। इस सूचना पर वो बाईपास पे गए थे और एक वाहन ट्रक पे अवैधानिक ढंग से 315 बकरियां जो है उसमें लोड थी, तो जिनकी गिनती करा करके और एक तीसरी व्यक्ति को उन्हें सुपुर्द में कर दिया था। और पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 की अन्य जो सब धाराएं हैं उसके तहत मामला बनता था। उसने पंजीबद्ध किया और उन बकरियों को एक बाड़े में किसी थर्ड व्यक्ति को सुपुर्द में कर दिया गया था देखभाल के लिए, और ट्रक खाली करा दिया गया था। आज उन्हें जानकारी मिली कि उसमें से कुछ बकरियां जो है वो मृत हो गई हैं। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची है। उन बकरियों का जो है पीएम कराया जाएगा और इस कारण पता लगाया जाएगा कि क्यों किस आधार पे जो है। इसमें ट्रक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की भी कार्रवाई उसी FIR में की गई है। सर, कितनी बकरियां? ये अभी मौके पे प्राथमिक रूप से ये जानकारी हमारे पास नहीं है और इसकी अपडेट होने पर आपको इसकी सूचना दी जाएगी। कितने लोग पकड़े गए सर? ये बकरियां अब विवेचना का विषय है कि वो कहाँ कहाँ ले जा रहे थे और उसका डिस्पोजल क्या करते हो, चूँकि ये पशु क्रूरता के परिधि में आता है। मामला ये था, हम लोग बाईपास अटरिया से बकरे लोड कर रहे थे। बकरे लोड करते समय साहब आए चौराटा थाने से, उनके साथ पूरा स्टाफ था। वो लोग हमको बात किए कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये रोड तुम्हारे हमेशा का ये हो गया लादने का। हमने कहा सर लाद रहे थे, ये तो क्या है बात, कहीं खड़े हो, जब भागना नहीं कोई। हम लोग खड़े हो गए, लाइन बनाए। लाइन बनाने के बाद हम लोगों का सबका मोबाइल ले लिया गया, मोबाइल जब्त कर लिए। मोबाइल के बाद बोले साहब चले गए, इनको बोले लेकर आओ। अब गाड़ी आई, हम लोग को वहाँ ले गए। ले जाने के बाद बकरी हम लोगों की लोड थी, हम लोग बोल रहे थे बकरियाँ इसमें दब जाएंगी, बकरियाँ को लेबर भी नहीं, सबको ले गए। हम लोगों को गाड़ी में भर के गाड़ी में 15 लोगों को बैठाया गया। फिर थाने ले जाने के बाद हम लोगों को एक रूम में रखा गया। फिर उसके बाद ये आए, ये आने के बाद 12 बजे हम लोगों को फिर वहाँ से बोले कि चलो बकरियाँ खाली करने चल रहे लोग को। फिर हम लोगों को 6 लोगों को लेबर और 3 लोग हम लोग भी आए, तो यहाँ बकरियाँ लेके आए। तो हमने कहा यहाँ बकरी क्यों लेके आए, ये तो बकरी नहीं है बेचने की जगह। ये बोले हाँ यहीं बकरी बेचने की है। वो ड्राइवर बोले यहाँ बेचने का बाड़ा है वो है। हमने कहा यहाँ इतनी जगह नहीं है, इन्होंने बेड़ा तो क्यों लेके आए। हमने कहा हमने तो नहीं लाया, आप हमको लेके आए, गाड़ियाँ तो आप लेके आए। जब यहाँ जबरदस्ती उन्होंने कहा कि गाड़ी आई है बकरे यहीं बेचो, जबरदस्ती यहाँ मना करने के बाद ही बेड़वाया गया। बोल जाए मर गए, तुम मर जाओ, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन बकरियां तुम यहीं बेचो, क्यों लेके आए। कितनी बकरियां थी आपकी? यहाँ 315 नंग। कितनी मर गई हैं? इसमें 75-80 नंग मर गई। पैसे की भी बात आई है कुछ? जी, पैसे मांगे थे वहाँ हम लोग को छोड़ने के लिए। वो पैसे 30 मांग रहे थे, तो 20 एक बार दिए, 20 एक बार 40,000। 40,000। 2 पिकअप थी, पिकअप वालों से 20,000 लिया गया है। 20,000 हम लोगों से लिया गया फोन पे के माध्यम से। फोन पे के माध्यम से 20,000 फोन पे के माध्यम से दिए। ऑनलाइन देखा फोन देखा जी, ये परसों कल सुबह करीबन 4-5 बजे के आसपास टाइम मांगे गए तब पैसा। पैसा ये तुमको छोड़ने के लिए, तुम्हारी गाड़ियाँ छोड़ने के लिए। और ये गाड़ी हमने कहा 40,000 लिए हैं जी। 2 पिकअप वाले ने 20,000 दिया है। हम लोग नहीं दे रहे थे तो बोले कि नहीं छोड़ेंगे। फिर हम लोगों से 20,000 लिया गया, तब हमें छोड़ा गया है। और
ये फोन पे के माध्यम से दिया गया है। किसके नाम से है वो? गडरा पुलिस कांड को लेकर प्रभारी आईजी व कमिश्नर रीवा ने आज एक पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि लगभग सभी आरोपी पकड़ लिए गए हैं। मऊगंज के गढ़वा में हुए हत्याकांड को लेकर आज प्रभारी आईजी साकेत पांडे और कमिश्नर बीएस जामोद ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि घटना के सभी आरोपी पकड़ लिए गए हैं। सबको न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं कुछ से पूछताछ भी की जा रही है। आरोपियों में ज़्यादातर महिलाएं हैं। इस संबंध में डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं जिससे आरोप सिद्ध हो रहे हैं। सभी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं गांव में जो लोग पहले से चले गए हैं उन्हें वापस बुलाने की अपील की जा रही है। इस बीच गांव में मवेशियों को पुलिस प्रशासन की ओर से भोजन भी दिया गया। साथ ही बुजुर्गों को भी भोजन की व्यवस्था कराई गई। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। 9% आरोपी पुलिस के कब्जे में आ चुके हैं। सर, के मामले में कुल कितने आरोपी बनाए गए? अभी तक 34 हैं। सर, पूरा क्या मामला रहा है? ये तो आपको पता ही है कि अशोक कोल का घर रहा। अशोक कोल की पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिजन लोग मिलकर वो जो डॉक्टर द्विवेदी के बच्चे सनी हैं उनकी हत्या की गई। उसके बाद गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई, पथराव हुआ, उसमें हमारे एक एएसआई शहीद हुए और वहाँ पे बल लगा हुआ है लगातार। अभी तक की स्थिति में पूर्णतः शांति व्यवस्था है। हम और आयुक्त महोदय लगातार प्रतिदिन घटनास्थल का भ्रमण किए, गांव का भ्रमण किए हैं। अभी तक की स्थिति बिल्कुल ही शांतिपूर्ण है और अब तो सारे आरोपी भी पुलिस के हिरासत में आ चुके हैं। देखने को जैसे आया है कि किसके घटनाक्रम में सभा हत्या रही और क्या था पूरा? किसके घटनाक्रम? ये घटना को लेके किसकी क्या भूमिका रही? ये तो विवेचना का विषय है। यह क्लोज करना उचित नहीं होगा। लेकिन चूँकि अशोक कोल का घर ही था, उनके घर में ही ये घटना हुई है। और जितने आरोपियों का नाम आया, कुछ हमारे पास डिजिटल साक्ष्य हैं। उन डिजिटल साक्ष्यों को नकारा नहीं किया जा सकता। कुछ मोबाइलों से ही मिले हैं आरोपियों के और इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई उसमें गुंजाइश है। सर, उसमें महिलाएं भी कुछ आरोपी बनी, कितनी महिलाएं हैं? अधिकतर महिलाएं हैं। सर, मामले के जो मुख्य आरोपी थे उन्हें कहां से गिरफ्तार किया? देखिए, अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। कुछ को उसी क्षेत्र से, कुछ को यूपी से, कुछ इलाहाबाद से, कुछ को प्रयागराज में, कुछ गांव से, कुछ को बनारस के आसपास लगातार हिरासत में लिए जा रहे हैं। और लेकिन आज की डेट में हमारे पास लगभग सभी आरोपी हिरासत में हैं। सर, गांव के कुछ लोगों द्वारा बाहर पलायन किया गया था, ताला बंद था, पुलिस उनके जानवरों को चारा पानी दे रही थी, तो क्या है वो वापस आ गए कि अभी नहीं? देखिए, ऐसी घटना जब भी होती है तो लोगों को लगता है कि किए हों या न किए हों, कि पुलिस आएगी, पूछताछ करेगी, हमें ले जाएगी। उस डर से लोग भागे थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में 2-3 बैठकें हम लोग लगातार वहाँ लिए। उससे लोगों में ये विश्वास लगा, उनको ये लगा था कि ये पुलिस हमें पकड़ने आई है। जब उनको ये बताया गया कि नहीं, ये आपकी सुरक्षा के लिए है कि कोई भी गैर असामाजिक या विघ्न संतोषी लोग वहाँ पे जाके कोई हरकत न करें, तो आपकी सुरक्षा के लिए ये है। और आपने देखा, पुलिस का मानवीय पक्ष भी देखा। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं होती। वहाँ पे जानवर हैं और पालतू छोटे छोटे जानवर भी हैं, उनको खाना पानी सब उपलब्ध कराया गया है। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास में आग लगने का मामला प्रकाश में आया है। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे प्रधानमंत्री आवास के F1 सेक्टर में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मकान जलकर खाक हो चुका था। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। आपको बता दें कि इसके पहले भी प्रधानमंत्री आवास में आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। घटनाएं शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ये आशीष पटेल जी हमको फोन किए कि यहाँ पे आग लग गई है F1 के ब्लॉक में और अच्छा पूरे धुआं निकल रहा है। तो अचानक से तो तुरंत हमने फायर ब्रिगेड को फोन किया, 100 डायल को भी लगाया, वो भी लगाया, तो फायर ब्रिगेड तो आ गई। एक खराब हो गई थी, दूसरी आई, तब तक आग थोड़ा फैल चुकी थी और बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग लगी है। और यह इस प्रधानमंत्री आवास की दूसरी घटना हो गई है। एक बार और लगी थी 2 साल पहले, उनका पूरा सामान जल गया था, उनका कुछ नहीं बचा था।
इनका बताया जा रहा है कि बेडरूम में आग लगी है, बच्चा भी छोटा था जो जिसको निकाल दिया गया। जनहानि कोई नहीं हुई है, लेकिन उनका सारा सामान जल के खाक हो गया। क्या मानते हैं यहाँ वायरिंग की लापरवाही है, तार समझ में आ रहा है, क्योंकि बोल रहे हैं कि पिताजी 9 बजे पूजा करके चले गए थे, उसके सिर्फ धूप बत्ती लगा के दूसरे कमरे में भगवान है, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। और सिलेंडर और इधर किचन से भी आग नहीं गई, वहाँ कोई ऐसी वो ना, तो वायर का ही माना जा रहा है कि वायर इसमें कुछ लग रहा है कमजोर पड़े हैं, तो इसी कारण आग यह भड़क गई। ये वार्ड क्रमांक 9 प्रधानमंत्री आवास है, जिसमें 394 क्वार्टर बने हैं और इसमें F1 ये एक लास्ट का ये कमरा है। ये लाल सिंह जी है मझियार के, उनका है, उन्हीं के बेटे वगैरह यहाँ रहते थे, बेटे बहुत। हाँ, नुकसान की संभावना है, पूरा जल ही गया। अभी भी आग पे काबू पाया जा रहा है, फायर ब्रिगेड लगी है। जैसे ही सब रीवा के 2 अलग अलग स्थानों से 420 का मामला प्रकाश में आया है। रीवा के 2 अलग अलग स्थानों से 420 का मामला प्रकाश में आया है। पहली घटना महिया थाना अंतर्गत चिरायु हॉस्पिटल की है, जहां डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके अकाउंटेंट ऋषभ देव पांडे ने संस्था के 2,80,000 रुपए अपने अकाउंट में डलवा लिए। ये अमैया में डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव ने एक रिपोर्ट लिखाई थी कि उनके यहाँ जो ये अकाउंटेंट है, वो जो संस्था के लिए पैसा चिरायु के लिए आ रहा था, उसका कुछ पैसे वो अपने निजी अकाउंट में डाल रहे थे। उसकी कुछ राशि 2,80,000 है और इस तरह वो छल करके अपने उसमें अकाउंट में डाल दिए हैं। तो इस आधार पर उनके खिलाफ़ जो है थाना अमैया में 420 का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी विवेचना जो है थाना प्रभारी थाना प्रभारी अमैया सेवा अग्रवाल द्वारा की जा रही है। चिरायु हॉस्पिटल से संबंधित ये मामला है। आरोपी सर कौन है? आरोपी इसमें जो है ऋषभ देव पांडे का नाम आया है, जिसके खिलाफ जो है पंजीबद्ध किया गया है मामला विवेचना में है। दूसरी घटना चौराटा थाने से है, जहां एक कॉलेज की फीस जमा करने वाले पंकज मिश्रा ने कॉलेज का पैसा अपने अकाउंट में डलवाया है, जिसके ऊपर 406, 409 और 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। देखते थे और फीस का लेन देन करते थे। वो उनके ऊपर ये है कि लगातार कई वर्षों से वो इस संस्था में आने वाली फीस का वो छल करके और उसका गबन करते थे और अपने निजी उपयोग में और निजी खाते में उसका स्थानांतरण करते थे। इस शिकायत पर उनके विरुद्ध जो है धारा 406, 409, 420 गबन एवं छल का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। थाना चौराटा के प्रभारी रीवा के कंट्रोल रूम के सामने आज ऑटो को पकड़कर चालानी कार्रवाई की गई। रीवा शहर में ऑटो की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक ओर जहां डीजल ऑटो की भरमार है, वहीं अब इलेक्ट्रिक ऑटो बढ़ते जा रहे हैं। डीजल ऑटो कम होते जा रहे हैं, जो बचे हैं इतना शोर करते हैं और जर्जर अवस्था में हैं कि कभी भी दुर्घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। कंट्रोल रूम के सामने आज परमिट की जांच की गई, जिसमें लगभग 35 ऑटो जब्त किए गए, जिनसे कागज मांगे जा रहे हैं। जिन ऑटो की परमिट खत्म हो चुकी है, उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाएगी। परमिट खत्म हो गए हैं और कागज नहीं है, तो उन ऑटो को यहाँ पर आज कंट्रोल रूम में खड़ी कराया गया है। नियम तो बहुत सारे रहते हैं कि लाइसेंस लेकर चलना है, वर्दी लगाना है, परमिट पूरा कागज होना चाहिए, फिटनेस होना चाहिए। आज हम लोग स्पेशली परमिट की चेकिंग लगाए हैं और जिन ऑटो का परमिट ख़त्म हो गया या नहीं है, तो उन ऑटो को खड़ी करवाएंगे। कहाँ मैडम कार्रवाई की जा रही है? आज कंट्रोल रूम के सामने ही कार्रवाई की गई है। तो जितने ऑटो इस रूट में चलते हैं, तो उन ऑटो पे कार्रवाई की गई है आज। कितने ऑटो? लगभग अभी 35 ऑटो यहाँ पर खड़े हैं। अभी क्या कार्रवाई की मांगे गए? दस्तावेज मांगे गए? पूरे दस्तावेज मांगे गए हैं और दस्तावेज जब ये लेकर के आएंगे, चेक करवाएंगे, उसके बाद इन पर ऑटो पर चालानी कार्रवाई की जाएगी, फिर उनको छोड़ा जाएगा। रूट निर्धारित किए गए, लेकिन ऑटो को इतने यहाँ सीमा में चलने को क्या वो फॉलो हो रही? नहीं, कोई रूट निर्धारित नहीं किए गए थे। मेरी जानकारी के अनुसार तो कोई रूट निर्धारित नहीं है। इनके पास जो परमिट रहता है उसमें ऑल नगर निगम क्षेत्र पूरा मतलब लिखा रहता है, तो ये ऑटो कहीं पर भी चलते हैं। अगर ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में आज युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से 40 कंपनियां भाग लेने पहुंची। युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से समय समय पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज 25 मार्च को ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय परिसर में
युवा संगम के नाम से रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से लगभग 40 कंपनियां भाग लेने पहुंची हैं, जिससे आईटीआई ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वहीं स्वरोजगार के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस आयोजन को लेकर हमने कलेक्टर प्रतिभा पाल और आमंत्रित कंपनियों के लोगों से बात की हैं और रीवा जिले के जो सभी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक और आईटीआई से किया हुआ है, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं जो इस रोज़गार मेले में भाग ले रहे हैं। 40 कंपनियों ने अपने ऑफर्स दिए हुए हैं, तो उनको बच्चे अपनी रुचि के अनुसार कर रहे हैं। उसके बाद कंपनियां फर्दर उनको आगे स्क्रीनिंग करके ऑफर लेटर्स दे रही हैं। इसका उद्देश्य यही है कि एक प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से कंपनियां आ सकें और जो जॉब ऑफर्स हैं वो इन बच्चों को दे सकें। साथ ही स्वरोजगार को भी प्रमोट करने के लिए यहाँ पर उसकी भी व्यवस्था की गई है, ताकि इसका ओरिएंटेशन युवाओं को रहे कि यदि वो स्वरोजगार के लिए भी आगे जाना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप पुणे से आए हैं, किस तरीके से रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं रीवा में? सर, यहाँ बच्चों को हमारे पास विविध प्रोग्राम्स है, जहाँ अप्रेंटिसशिप एक बड़ा प्रोग्राम है, दूसरा वही वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम है। यहाँ उस कॉलेज में से बच्चे बाहर, स्कूल में से बच्चे बाहर निकलने के बाद उन्हें अनुभव की वजह से नौकरी मिलने में दिक्कत आती है, तो यहाँ हम बच्चों को ये अप्रेंटिस और वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत अनुभव देते हैं। अनुभव के साथ उन्हें स्टाइपेंड, विद्या वेतन मिलता है। उनकी सारी जिम्मेदारी लेके उन्हें सर्टिफिकेशन भी किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है और उसको एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। स्टाइपेंड कितना देते हैं लोग? स्टाइपेंड मिनिमम वेज के ऊपर रहता है, मिनिमम से मिनिमम वेज रहेगा। उसको कैंटीन, बस फैसिलिटी सब्सिडाइज या फ्री रहेगी। उसका इंश्योरेंस निकाला जाता है। शूज़ और जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रहते हैं वो भी उसे मुफ्त में दिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, शासकीय कन्या महाविद्यालय में पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पर्यावरण के प्रति जागरूकता और छात्राओं में नई सोच को लेकर शासकीय कन्या महाविद्यालय में आज पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें घर के पड़े पुराने कबाड़ से खूबसूरत वस्तुओं का निर्माण छात्राओं द्वारा किया गया। संगोष्ठी का उद्देश्य छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और रोजगारमुखी बनाना था। मामले को लेकर हमने प्राचार्य कन्या महाविद्यालय डॉक्टर विभा श्रीवास्तव से बात की। लगातार कई दिनों से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके और विविध कार्यक्रमों के माध्यम से आज इस संगोष्ठी का समापन है, जिसके माध्यम से बच्चों को आज सर्टिफिकेट दिया गया है और बच्चों ने इको फ्रेंडली होने के नाते जो घर का वेस्टेज निकलता है और जो घर के उपयोग की चीज़ें नहीं हैं उनसे बहुत अच्छे डेकोरेटिव चीज़ें बनाई हैं। तो कहीं ना कहीं लड़कियों के अंदर का टैलेंट बाहर आया है और वो इन चीज़ों के इतने अच्छे पोर्ट्रेट बनाए हैं। जीन्स के कपड़े से उन्होंने थैले बनाए हैं, वेस्ट कपड़ों से उन्होंने रबर बैंड और थैले बनाए हैं। जो हमारे कार्ड होते हैं शादी के, उनको जिनको हम बाहर फेंक देते हैं, उनसे उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं। तो इस प्रकार से एक रोजगार उन्मुखी लड़कियां अपने आप को तैयार कर रही हैं। साथ ही साथ शिक्षा के साथ उनके अंदर व्यवहारिकता, समाज और पर्यावरण को जोड़ते हुए अपने आप को समाज में ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से, जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसके साथ साथ इको क्लब की भी स्थापना की गई है। और इको क्लब के अंतर्गत ये है कि छात्राएं जो हैं वो पर्यावरण प्रदूषण को रोकें और पर्यावरण को अच्छा बनाएं। तो उसमें इसके अंतर्गत जैसे वृक्षारोपण करें, अपने परिसर की साफ सफाई रखें। इसके साथ साथ प्रकृति के संरक्षण में भी पूरा ध्यान दें, जैसे कि प्रकृति में जो पशु पक्षी हैं उनकी भी देखभाल करें, जल संरक्षण की ओर ध्यान दें। अरे एक प्रकार से पूरा जो वातावरण है आसपास का, उसको सब सही रखने के लिए और प्रकृति से जुड़े छात्राएं, इसको ध्यान में रखते हुए इको क्लब की स्थापना की गई। और इसके अंतर्गत जैसे छात्राओं से हस्ताक्षर अभियान करवाया गया और हम लोग ने जैसे ऑनलाइन इनको जीके इको क्लब की ओर से जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन दिए गए, निबंध प्रतियोगिताएं कराई गई और साथ ही साथ वृक्षारोपण यहाँ पर करवाए गए। सेल्फी सेल्फी पॉइंट हम लोग ने बनवा रखे हैं कि उसमें भी वो जा करके जो है वो सिग्नेचर करें। और इसके अलावा जो है आज हम लोग ने यहाँ एग्जीबिशन लगाया हुआ है, जिसमें छात्राएं जो चीज़ वेस्टेड हैं उसको लेकर के उन्होंने बहुत अच्छे जैसे लिफाफे बनाए हुए हैं, पेंटिंग बनाई हुई है और बहुत से मैंने वॉल हैंगिंग बनाई हुई है। तो जैसा शासन का उद्देश्य है या हम लोगों का भी है कि छात्राएं ऐसा काम करें कि जो उनका बहुमुखी व्यक्तित्व विकास भी हो और जो घर की चीज़ें उसका यूज़ भी हो सके और उन्हीं चीज़ों को लेकर के वो स्वरोजगार भी कर सकती हैं आगे जाके। और साथ ही साथ इसमें एजुकेशन टूर भी था, तो उसके अंतर्गत हम लोग लेकर के गए थे, धारकुंडी गए थे। तो एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि धारकुंडी जा करके हमने एक तो प्रकृति की सुंदरता देखी, दूसरा वहाँ ये देखा कि अगर प्रदूषण नहीं है, वहाँ पे साफ़ सफाई है, तो पानी जो है अपने आप में बहुत अच्छा है। वहाँ मीठा जल है, जो पहाड़ों से जो पानी टपक रहा है वो बिल्कुल स्वच्छ है। तो उससे और वहाँ के जो पूरा प्रकृति का जो जंगल है और साथ ही साथ जो वहाँ ओरिजिनल जो गुफाएं हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, झरने हैं, उनसे हमारी छात्राएं बहुत प्रभावित हुई। बहुत सी छात्राएं पहली बार भी गई थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो धारकुंडी में एक आध्यात्मिक केंद्र के साथ साथ
प्रकृति ने अपनी पूरी छटा जो है बिखेर रखी है, जो हमारे बघेलखंड के पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में है। तो ये तो हमारे छात्राओं को या हम सबको जानना चाहिए। और उसके साथ साथ धारकुड़ी के बाद जब वहाँ का हम लोग ने देखा, वहाँ हम लोग ने प्रसाद भी प्राप्त किया, तो कितनी अच्छे तरीके से अनुशासन ढंग से वहाँ पे जो थे वर्कर, जो वहाँ पे पंडित जी लोग थे, उन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से लाइन लगा के उनको प्रसाद दिया। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि देखिए मैडम, यहाँ पे भी लाइन लगी है, यहाँ पे भी। हमने कहा बिना अनुशासन के कहीं भी आदमी सफल नहीं होता है। इसके बाद हम लोग बसावन मामा आए, वहाँ पे भी नदी है, नदी के किनारे। और कल जो है विश्व मौसम दिवस भी था, उसमें भी छात्राओं ने वहाँ लेक्चर दिया और उसको एहसास उनको हुआ कि सही बात है कि अगर मौसम को अगर स्वच्छ रखना है, सही रखना है, तो हमें जो है प्रदूषण से बचना होगा और हमें जो है उसके लिए मेहनत करनी होगी। और सबसे बड़ी बात, हम लोग गौशाला गए और गौशाला जा करके वहाँ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ हम लोग ने देखा कि लगभग उन्होंने बताया कि 21,000 गौ जो है वहाँ पर रह रही हैं और काफ़ी बड़े परिसर में जो है गौशाला बनी हुई है। तो छात्राओं को भी वो एक बहुत ही अच्छा लगा कि अरे यहाँ पर अपने रीवा में इतना बड़ा गौशाला है, जहाँ पे मैंने पूरे हमारे ख्याल से पूरे भारत का सबसे बड़ा गौशाला, वो भी बड़े व्यवस्थित ढंग से, और पूरा एरिया बड़ा साफ सुथरा। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा वहाँ पे कि कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पे गोबर पड़ा है या मक्खियाँ हैं, कुछ भी नहीं, बड़ा साफ सुथरा वहाँ पर था। वरिष्ठ रंगकर्मी पत्रकार आलोक शुक्ला के पैतृक निवास में लाखों की चोरी का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। क्षेत्र के वरिष्ठ रंगकर्मी, लेखक, निर्देशक और पत्रकार आलोक शुक्ला के शिवधाम कॉलोनी ढेकहा रीवा स्थित पैतृक निवास में बीती रात 2:30 बजे के करीब चोरी हुई है। चोरों ने पूरे घर को अस्त व्यस्त कर दिया, उसमें जो मिला सब चुरा कर ले गए। कपड़े, बर्तन, नल की टोटी, सभी कुछ, जिसकी कीमत लाखों में है। गौरतलब है कि पिछले महीने ही आलोक शुक्ला के छोटे भाई विवेकानंद शुक्ल के निधन के बाद से घर बंद पड़ा था, जबकि आलोक शुक्ला दिल्ली में महुआ खबर चैनल में कार्यरत हैं। सूचना मिलते ही आलोक शुक्ला दिल्ली से रीवा रवाना हो गए। इस घटना की जानकारी आलोक शुक्ला ने फ़ोन के माध्यम से हमारे चैनल को दी। खबर लिखे जाने तक FIR दर्ज नहीं हुई थी। साहू युवा संगठन द्वारा मां कर्मा जयंती महोत्सव के दौरान कृष्णाराज कपूर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां कर्मा जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में 25 मार्च को कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम सिरमौर चौक में मां कर्मा जयंती महोत्सव भव्य आयोजन हुआ, जिसमें होशंगाबाद की मशहूर भजन गायिका पद्मा साहू द्वारा मां कर्मा के मीठे मीठे भजनों की प्रस्तुति ने सभी भक्तों का मन मोह लिया और बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे सिंगरौली के विधायक रामनिवास शाह, सिंगरौली विकास प्राधिकरण के मंत्री दिलीप शाह, रामपुर नैकिन के नगर परिषद नरेश शाह, सुंदर शाह, अशोक शाह, अध्यक्ष राजकुमार साहू, पूर्व तहसीलदार रामहित साहू। पन्ना कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी दया राम साहू ने की। आज मां कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में ये मां कर्मा का भव्य जयंती महोत्सव का आयोजन कृष्णाराज कपूर में किया गया है, जिसमें होशंगाबाद की मशहूर भजन गायिका पद्मा साहू द्वारा मां कर्मा के अद्भुत भजनों की प्रस्तुति दी जा रही है। और इस कार्यक्रम में हमारे समाज के दूर दूर से आए हुए हैं। चारों संभाग से हमारे समाज के वरिष्ठ जन, जो वहाँ के अध्यक्ष और जो पूरा समाज का कार्यक्रम देख रहे हैं, वो पूरे हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि आदरणीय रामनिवास शाह जी आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। वो भोपाल से चलकर अपने पूरे परिवार के साथ एक कार्यक्रम में आए हैं। दिलीप शाह जी केंद्रीय मंत्री, सिंगरौली विकास प्राधिकरण के मंत्री, वो भी हमारे कार्यक्रम में आए हुए हैं। रामपुर नैकिन के अध्यक्ष रामकुमार साहू जी भी हमारे कार्यक्रम में आए हुए हैं। सीधी, सिंगरौली, आपके जबलपुर, सतना, शहडोल, सब जगह के समाज सेवी आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। आज ये कर्मा जयंती महोत्सव का कार्यक्रम साहू युवा संगठन की पूरी टीम द्वारा मनाया जा रहा है। इसमें बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे और जो हमारी होशंगाबाद से मशहूर भजन गायिकाएं हैं पद्मा साहू जी, उनके भजनों की प्रस्तुति होगी। और हमारे वरिष्ठ जो समाज सेवी हैं, उनको समाज रत्न पुरस्कार देकर उनको सम्मानित किया जाएगा।
क्योंकि उन्होंने विकट परिस्थितियों में समाज को संगो के रखा। और आज ये जो आप बड़ा स्वरूप समाज का देख रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज ये पूरा समाज एक है। कल इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकली, उसमें भी हमारे वरिष्ठ जनों का काफ़ी सहयोग है। उन्होंने हमें समाज सेवा की राह दिखाई और समाज को बांध के रखा, जिनके कारण आज इतना बड़ा स्वरूप समाज का दिख रहा। तो आज समाज रत्न सम्मान से हम अपने समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान भी करेंगे। ये रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मऊगंज जिले के ग्रामांचल सूजी में मोर पंखिया शाम का आयोजन विंध्य गर्जना सांस्कृतिक एवं साहित्य ग्रुप एवं बिछिया लोक संस्कृति बघेली मंच के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। मऊगंज जिले के ग्रामांचल सूजी में मोर पंखिया शाम का आयोजन विंध्य गर्जना सांस्कृतिक एवं साहित्यिक ग्रुप एवं बिछिया लोक संस्कृति बघेली मंच के संयुक्त तत्वाधान में हुआ, जिसमें शिवपाल तिवारी, शहडोल, प्रमोद मोदक मऊगंज, राम लखन महगना, उमेश बिहान, भृगनाथ पांडे भ्रमर, डॉक्टर राजकुमार शर्मा राज, ललिता सिंह रागिनी सीधी, रामकृष्ण द्विवेदी, अमित कुमार द्विवेदी, स्नेहा त्रिपाठी और विवेक नामदेव ने कविता के गुलाल उड़ाए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक देवतालाब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को संभालने का दायित्व तो हम सभी का है। फाग परंपरा जारी रहे, वर्तमान में इसे बचाए रखने की चुनौती है। मोर पंखिया शाम का आयोजन अपने आप में शानदार है। कार्यक्रम में राजेंद्र सिंह गौर, रामायण पांडे, सुरेंद्र सिंह चंदेल, सरिता सिंह, उमेश सिंह गौड़, गायत्री पांडे, रामायण सिंह सहित अन्य अतिथियों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम के संयोजक भाजपा जिला उपाध्यक्ष मऊगंज अवध बिहारी पांडे, महेंद्र सिंह, राजकुमार सोनी, गजेंद्र शुक्ल, सुखेंद्र विश्वकर्मा आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। श्री राम दरबार समिति द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। श्री राम दरबार अखिल आर्यावर्त रीवा नव संवत्सर 2082 विक्रम के आगमन पर अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का आकर्षण रहेगा रामायण आधारित चित्रकला प्रतियोगिता। इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रम होने को हैं, जिसको लेकर आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। इसके उस भव्य कार्यक्रम में रीवा के नगरवासियों को सहर्ष पंचमढ़ धाम आमंत्रित कर और अपने उत्साह में, अपने उमंग में समस्त रीवा वासियों को शामिल करने के उद्देश्य से आज यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है और आप सब सम्मानित पत्रकार बंधुओं को यहाँ आमंत्रित किया गया है। सृष्टि का प्रारंभ ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सूर्य उदय के साथ ही शुरू किया गया था और सौभाग्य है हमारा कि हमारा जो पंचांग है उसकी शुरुआत भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही हुई और हमारा जो पंचांग है वो अंग्रेजी कैलेंडर जो 1 जनवरी 180 से शुरू हुआ था उससे 57 वर्ष पुराना है। साथ ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था जुड़ी है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था और राम राज्य आज भी शासन का पर्याय है।
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही संत झूलेलाल जी की सिंधी समाज के जो आराध्य हैं उनकी जयंती मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही सिखों के द्वितीय गुरु अंगद देव की जयंती मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और राष्ट्र का सबसे बड़ा संगठन जो अपने राष्ट्र और संस्कृति के संरक्षण के लिए काम कर रहा है, उसके संस्थापक आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार जी का भी जन्मदिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही मनाया जाता है। तो हमारी पूरी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था से हमारा पंचांग जुड़ा हुआ है। साथ ही सारे महापुरुषों की जो जयंतियां मनाई जाती हैं वो अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं मनाई जाती। उनका दिनांक जरूर अंग्रेजी कैलेंडर में देखा जाता है, लेकिन उन तिथियों को मनाने का आधार विक्रम संवत और हमारा पंचांग ही होता है। साथ ही हमारे सारे शुभ त्योहार, सारे जन्मदिन, विवाह, सारे संस्कार विक्रम संवत और पंचांग के आधार पर ही मनाया जाता है। तो जब हमारा पंचांग ऐतिहासिकता में, वैज्ञानिकता में और आध्यात्मिकता में अंग्रेजी कैलेंडर से बहुत आगे है, फिर ऐसा क्या कारण है कि हम केवल अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में जान रहे हैं और अपने भारतीय पंचांग के बारे में हमारी नई पीढ़ी नहीं जान पा रही है। इसी उद्देश्य से राम दरबार यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है ताकि हम नव वर्ष का आनंद भी लें और अपनी संस्कृति, अपने पंचांग के बारे में जाने भी। तो 30 मार्च को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन की अगुवाई में सुबह सूर्योदय की पहली किरण में सारे राम दरबारी इसी पंचमढ़ धाम में मां बीहर नदी में स्नान करेंगे, सूर्य को अर्घ्य देंगे और शिव का जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद सेंट्रल एकेडमी स्कूल में सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक रामायण के अलग अलग प्रसंगों पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें 5वीं से 8वीं और 9वीं से 12वीं की 2 कैटेगरी बनाई गई हैं। उसके बाद रीवा वासियों को निरोगी रखने के लिए हमने एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप यहीं पंचमढ़ धाम में रखा हुआ है। सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक वो कैंप चलेगा। फिर शाम का सत्र हमारा मां बीहर गंगा की आरती के साथ 6:40 से शुरू होगा और उसके यजमान माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन होंगे और साथ ही अन्य सम्मानित अतिथिगण उसके यजमान होंगे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।